बर्न के बारे में ज्यादातर चीजें आप लोगों ने सर्जरी में पढ़ रखी हैं। तो बर्न क्या होता है? बर्न जो है, इट इज अ टाइप ऑफ इंजरी। जाहिर सी बात है, हम लोग थर्मल इंजरी पढ़ रहे हैं। तो बर्न इज अ टाइप ऑफ इंजरी। और इंजरी हो किससे रही है? काज्ड बाई हीट, ड्यू टू हीट। बर्न में क्या होता है? हीट से ही तो इंजरी प्रोड्यूस होती है। अब बर्न जो है वो किसी भी चीज से हो सकता है। उसमें हीट, जिन जिन एजेंट से हीट प्रोड्यूस हो सकती है, कोई केमिकल एजेंट है, फिजिकल एजेंट है, जिनका इफेक्ट जो है जस्ट लाइक सिमिलर टू हीट। इवन जैसे कि इलेक्ट्रिक इंजरीज है, या केमिकल बर्न है, माइक्रोवेव बर्न है, ये सब के सब, या एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज से भी जो बर्न होता है, वो सब के सब जो है बर्न की टाइप्स में आते हैं। तो बर्न इज अ टाइप ऑफ इंजरी काज्ड बाय हीट। इसकी ये डिफिनेशन हो गई। अब थोड़ा पैथोलॉजी पे आइए, तो बर्न जो है किस टाइप की नेक्रोसिस काज करता है? अरे कैसियस, फिब्रिनॉइड, या कोagulative, किस टाइप की नेक्रोसिस काज करता है बर्न? देखिए, बर्न से जो है वो कोagulative नेक्रोसिस होती है बर्न से। कोagulative necrosis होती है, ठीक। तो बर्न एंड इंजरी caused by heat or by a chemical or physical agent having an effect similar to heat, ये बर्न की डेफिनेशन है। इट इज अ टाइप ऑफ कोagulative necrosis। कोagulation बर्न में क्या होता है? कहीं पे अगर कोई जलता है, मान लीजिए अगर डीपर टिश्यूज इन्वॉल्व होती हैं, तो जाहिर सी बात है डीपर टिश्यूज में क्या है? मसल्स आएंगे। तो मसल्स क्या? प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करेगी? कोagulate हो जाती है ना। तो इसलिए बर्न को कोagulative नेक्रोसिस की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक। अब इसकी जो टाइप्स होते हैं, बर्न की कितनी टाइप्स हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक भी आप इसी को कह लीजिए, इसी को टाइप भी कह सकते हैं ना। कॉन्टैक्ट बर्न सबसे कॉमन टाइप की इंजरी है बर्न में। फ्लेम बर्न है, स्काल्ड है, रेडिएंट हीट है, आयोनाइजिंग है। केमिकल बर्न है, इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग बर्न है, या माइक्रोवेव के बर्न की वजह से होता है। ठीक। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, मोस्टली जो बर्न होता है दे आर प्रोड्यूस्ड बाई ड्राई हीट। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, जो बर्न है वो ड्राई हीट से, वो ड्राई हीट से प्रोड्यूस होता है। अब कांटेक्ट बर्न क्या है? फिजिकल कांटेक्ट हो, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है। कांटेक्ट बर्न का मतलब फिजिकल डायरेक्ट कांटेक्ट हो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उस बॉडी का, है ना। कांटेक्ट बिटवीन द बॉडी एंड हार्ड ऑब्जेक्ट। ठीक। अब इन दोनों का कांटेक्ट हो रहा है। अब कोई हीटेड सॉलिड या मोल्टन मेटल है, मान लीजिए कभी कभी प्रेस कर रहे हैं, प्रेस से अगर मान लीजिए बर्न हो गया, तो क्या वो वहां पे कांटेक्ट हो रहा है, स्किन पे उसका कांटेक्ट हो रहा है। तो जब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा बॉडी से और हार्ट ऑब्जेक्ट से, तो उसको हम कांटेक्ट बर्न कहते हैं। सिंपल सी बात है। और आमतौर से अगर मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए, लाइक प्रेस का बर्न है, तो वो थोड़ा सा होगा, आदमी को पता चल जाएगा, वो हाथ हटा लेगा। तो अगर इसको कहते हैं मोमेंटरली या शार्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम के लिए अगर कांटेक्ट होता है, तो मोस्टली क्या होता है? एपिडर्मल बर्न प्रोड्यूस होता है। सुपरफिशियल बर्न जिसको कहते हैं, आमतौर से एरिथ्मा हो जाता है वहां पे। या इवन अगर थोड़ी देर के लिए भी रह गया, तो ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है। और जो ब्लिस्टर या एरिथ्मा होता है, वो जिस एजेंट से, जिस टाइप के एजेंट से कांटेक्ट हुआ होता है, उसी की शेप में वो ब्लिस्टर या एरिथ्मा भी प्रोड्यूस होता है कांटेक्ट बर्न में, है ना। सेकेंड चीज आती है फ्लेम बर्न। अब फ्लेम है, अब इसमें जो है एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होता ना। इसमें जो ऑब्जेक्ट है, अ, उससे डायरेक्ट बल्कि उसकी फ्लेम से कांटेक्ट होता है ना। एक्चुअल कांटेक्ट जो बॉडी का होता है वो किससे होता है? फ्लेम से होता है। उस फ्लेम से होता है। तो अब इसमें फ्लेम, अब फ्लेम का इंटेंसिटी कितनी है, इस पे डिपेंड करता है बर्न किस टाइप का होगा। तो मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए फ्लेम से कांटेक्ट रहा, तो इनिशियली क्या हो सकता है फ्लेम से? अगर आप जलेंगे, लाइक ठंड के मौसम में मान लीजिए कि ठंड बहुत ज्यादा है और कोई आग की लौ के पास बैठा हुआ है, थोड़ा डीप चला गया और उसके फ्लेम से कंटिन्यूअस उसका कांटेक्ट रहा, तो क्या हो सकता है? विजाइकेशन, यानी ब्लिस्टर बन सकते हैं, विजाइकेशन बन सकते हैं। या फिर अ, हाथ है या पैर है, कोई भी चीज हुई, अगर फ्लेम के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो जो हेयर्स होते हैं ना, हेयर्स, वो जलने लगते हैं। तो उसको इस टर्म में
बर्निंग नहीं कहेंगे, बल्कि उनको कहा जाता है सिंगिंग ऑफ द हेयर। सिंगिंग ऑफ हेयर, है ना। या फिर स्किन जो है वो ब्लैक हो सकती है अगर थोड़ी देर के लिए। अब इसी में एक टर्म फ्लेम बर्न में ये चीज और आती है जिसको हम कहते हैं फ्लश बर्न। ये भी क्या है, एक वेरिएंट है फ्लेम बर्न का, है ना। अब मान लीजिए कहीं पे गैस है, आप उसको इग्नाइट करने की कोशिश, जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अचानक से वो बहुत तेजी के साथ वो जो है इग्नाइट हुआ, वो जल गया। तो उसकी जो अचानक से फ्लेम आई, जो शुरुआत में जब हम उसको जला रहे थे, तो इनिशियल फ्लेम से जो बर्न प्रोड्यूस होता है उसको हम फ्लश बर्न कहते हैं, ना। जिस पर ना सडन इग्निशन या एक्सप्लोजन की वजह से जो बर्न होगा, वो फ्लश बर्न में आता है। और यूजुअली जो होता है इस तरीके का फ्लश बर्न जो होता है, जो बॉडी का एक्सपोज्ड पार्ट होता है, एक्सपोज्ड सरफेस होता है, उसी को अफेक्ट करता है। और दूसरे जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एक बहुत ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मान लीजिए हम गैस लाइटर से गैस को बर्न करने की कोशिश कर रहे थे, एक दो बार में नहीं बर्न हुआ, उसके बाद अचानक से जब वो बर्न हुआ तो एक फ्लेम तेजी के साथ उठी, और उतनी तेजी के साथ फिर वो नॉर्मल हो गई, या हमने उसको नॉर्मल कर दिया। तो थोड़ी देर के लिए ही उसकी जो लौ होती है, जो फ्लेम होती है, उससे जब इफेक्ट आता है तो उसको हम फ्लश बर्न कह देते हैं, और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो जो एक्सपोज पार्ट होता है उस पर थोड़ा बहुत असर आता है, बाकी अदर पार्ट्स पे इसका इफेक्ट नहीं आता। जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं वहां पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। वो फ्लश बर्न जो है वो वेरिएंट है किसका, फ्लेम बर्न का। थर्ड आता है स्काल्ड। अब स्काल्ड जो होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है, मॉइस्ट हीट से या हॉट लिक्विड से कह लीजिए। हॉट लिक्विड या मॉइस्ट हीट से। इसके बारे में ये अलग टॉपिक है। ठीक, अभी इसको देखेंगे। फिर रेडियंट हीट बर्न ना, अब ये हीट वेव से, है ना, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उससे अगर कोई हीट वेव निकल के आ रही है तो उससे इंजरी होती है रेडियंट हीट बर्न में। और इसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता, नो कांटेक्ट बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लेम, या जो हार्ड सरफेस है उससे कोई कांटेक्ट नहीं होता है। बिटवीन बॉडी एंड ऑब्जेक्ट कोई कांटेक्ट इसका नहीं होता है ना। अगर ज्यादा देर तक मान लीजिए रेडिएंट हीट मिल रही है, रेडिएशन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो शुरुआत में स्किन कैसी होगी, एरिथमेटस हो जाती है ना। एरिथमेटस हो जाती है, वहां पे ब्लिस्ट्रेशन यानी वेजाइकेशन होना शुरू हो जाता है। और फर्दर ज्यादा देर तक अगर एक्सपोजर है, तो बाद में जो स्किन हो जाती है वो कैसी हो जाती है, लाइट ब्राउन कलर की हो जाती है। इसके बाद आयोनाइजिंग रेडिएशन बर्न ड्यू टू एक्सरेज, रेडियम या अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से होता है। यहाँ पे भी एक्चुअल कांटेक्ट जो है वो नहीं होता। अल्ट्रावायलेट रेज, अब ये जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन बर्न है, ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है या फिर जनलाइट भी हो सकता है, पूरी बॉडी को ये इन्वॉल्व कर सकता है। अब जो रेडिएशन का एक्सपोजर है उस पर डिपेंड करता है कि वो जनलाइट होगा या लोकलाइज्ड होगा, है ना। बर्न भी इसी तरीके से वेरी करता है। कहीं पे तो सिर्फ जो है स्किन जो है वो रेडनेस हो जाती है, यानी सिर्फ रेडनेस यानी एरिथमेटस स्किन रहेगी। या कभी कभी जो है डर्मेटाइटिस के फीचर्स मिलते हैं, या फिर पिगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगी स्किन पे, मतलब बेस्ड ऑन द रेट ऑफ एक्सपोजर ना। फिर आता है केमिकल बर्न। अब इसमें एसिड से, अल्कली से, या जो वेजाइकेंट जो ब्लिस्टर फार्मिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल ब्रूज जिससे प्रोड्यूस किया जाता है, कौन कौन से हैं वो एजेंट्स जिनसे आर्टिफिशियली ब्रूजिंग कराई जा सकती है। पेलोट्रोपिस, ठीक, मदार, है ना, एंड मार्किंग नट। मार्किंग नट भी तो होता है, ब्लादुर जिसको आप कहते हैं ना, तो उससे भी है। तो ये सारी चीजें ये केमिकल बर्न की ये सिर्फ क्या टाइप ऑफ बर्न है ना। इसके बाद इलेक्ट्रिक एंड लाइटनिंग बर्न है। इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी से या नेचुरली जो लाइटनिंग होती है उसकी वजह से बर्न प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर माइक्रोवेव बर्न हो रहा है ना, थ्रू कोई मॉलिक्यूलर एजिटेशन है, मॉलिक्यूल्स हैं, आप लैब में काम कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे माइक्रोवेव
से बर्न प्रोड्यूस होते हैं। एक चीज इसमें कॉमन है, अब बहुत सारी तरीके के बर्न हमने देखे, लेकिन मोस्टली जो बर्न देखने को मिलता है जनरल प्रैक्टिस में, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ड्राई हीट, है ना, ड्राई हीट। और जब ड्राई हीट से होगा तो जो रिजल्टेंट बर्न होता है यूजुअली जो होता है ना, वो फ्लेम या हीटेड सॉलिड ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में जब बॉडी आती है, तो उसी के नतीजे में बर्न हमें ज्यादातर देखने को मिलता है ना। अच्छा, बच्चों में जो मेजोरिटी होती है बर्न की, वो ड्राई हीट से नहीं होती। चिल्ड्रन में, यूजुअली चिल्ड्रन में जब बर्न होता है ना, तो वो स्काल्डिंग होती है, वहां पे ज्यादातर मॉइस्ट हीट से देखने को मिलता है ना, वहां पे स्काल्स प्रोड्यूस होते हैं। और इलेक्ट्रिकल या केमिकल इंजरीज है, दे आर एक्सीडेंटल ना, दे आर एक्सीडेंटल। तो ये बर्न था, टाइप ऑफ बर्न थी। अब आइए इसकी जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया ना। तो डिग्री ऑफ डैमेज से जब हम बात करेंगे किस डिग्री का डैमेज है, तो उसके अकॉर्डिंग दो क्लासिफिकेशन हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। एक डिफरेंस और दूसरी विल्सन्स क्लासिफिकेशन। डिफरेंस ने क्या किया, डिग्री ऑफ क्लासिफिकेशन, सिक्स डिग्री ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो डिफरेंस की क्लासिफिकेशन है, और विल्सन्स की एक तरीके से अगर हम कहें तो तीन है। विल्सन्स की क्लासिफिकेशन में सिर्फ तीन है, एपिडर्मल, डर्मो एपिडर्मल एंड डीप बर्न, है ना। और डिफरेंस की फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, टोटल सिक्स कैटेगरी इसने दी। तो दो तरीके की ये कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन बर्न का मोस्ट कॉमनली जो है यूज किया जाता है। अगर स्किन पे सिर्फ एरिडिमा है, सिर्फ एरिडिमा है, तो वो एपिडर्मल बर्न है, जाहिर सी बात एपिडर्मिस पे है। और मान लीजिए ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी हो रहा है, तब भी वो क्या है, एपिडर्मल बर्न है। तो विल्सन्स के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों ही टाइप क्या एपिडर्मल बर्न की, लेकिन डिफरेंस में वो फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड, एरिजिमा सिर्फ है तो फर्स्ट डिग्री, वेजाइकेशन या ब्लिस्टर फॉर्मेशन है तो सेकंड डिग्री। और सुपरफिशियल स्किन, सुपरफिशियल स्किन का मतलब क्या है कि एपिडर्मिस तो जा ही रही है, उसके साथ साथ डर्मिस का भी पार्ट थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो थर्ड डिग्री में आता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंस। लेकिन विल्सन्स में वो डर्मो एपिडर्मल क्लासिफिकेशन में आ जाता है। और पूरी डर्मिस भी अगर इन्वॉल्व हो रही तब भी वो डर्मो एपिडर्मल में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे फोर्थ डिग्री हो जाता है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया, ये दो तरीके की क्लासिफिकेशन है, याद रखें। अब एक क्लासिफिकेशन जो हम लोग क्लिनिकली यूज करते हैं, जो हम लोग क्लिनिकली यूज करते हैं, वो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री ऑफ बर्न उसको कहते हैं। वो मोस्टली जो किस पे बेस्ड है, वो विल्सन्स की क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है ना। फर्स्ट डिग्री बर्न में आपको क्या क्या मिलेगा, दो तो यहीं से उठा लीजिए, एरिथमा है, वेजाइकेशन है ना। एरिथमा है, वेजाइकेशन है। दूसरे किसको इन्वॉल्व कर रहा है फर्स्ट डिग्री बर्न, एपिडर्मिस को। आप यहीं से देखिए इस जो टेबल है, तो कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है फर्स्ट डिग्री में, एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो रही है, क्या देखने को हमें मिल रहा है, एरिथमा, ब्लिस्टर फॉर्मेशन रिदमा हमें और देखने को लूसेंट। मिल रहा है। और जो एक्सपोज पार्ट है, जो अफेक्टेड पार्ट है, वो किस कलर का हमें देख, अगर एरिथमा है तो कैसा होगा, वो रेड या पिंकिश कलर का होगा, रेड होगा। है ना। तो बस यहीं से इसको देख लीजिए ये पूरा। हाँ, जो फर्स्ट डिग्री बर्न या सुपरफिशियल बर्न कह लीजिए, या एपिडर्मल बर्न या डर्मो एपिडर्मल बर्न, दे आर वेरी पेनफुल एंड टेंडर, है ना। अगर कोई जला होगा तो उसे एहसास होगा, जहाँ पे ब्लिस्टर फार्म होने से पहले तक का जो, है ना। तो बहुत पेनफुल होता है, बहुत टेंडर होता है ना। और फर्स्ट डिग्री बर्न में एक चीज याद रखिए, फर्स्ट डिग्री यहाँ पे जो हम क्लिनिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, तो फर्स्ट डिग्री बर्न में आमतौर से ब्लिस्टर्स को नहीं रखा जाता है। ब्लिस्टर्स अगर फार्म होने लगे हैं तो वो सेकंड डिग्री बर्न में जाता है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक, तो यहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन को मत ऐड करिएगा फर्स्ट डिग्री बर्न में। और आमतौर से 3 से 6 दिन में हीलिंग हो जाती है, स्किन जो होती है पील आउट हो जाती है, न्यू स्किन जो है फार्म हो जाती है, कोई स्कार नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा स्कार फॉर्मेशन नहीं होता है फर्स्ट डिग्री बर्न में। और यूजुअली अगर हम बात करें काज क्या होगा फर्स्ट डिग्री बर्न का, स्काल्ड हो सकता है, मॉइस्ट हीट है ना, बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर नहीं था तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फ्लश फ्लेम, थोड़ी देर के लिए अगर फ्लेम की वजह से, लव से अगर कोई जल गया तो उससे भी हो सकता है। या सन बर्न के नतीजे में भी कभी कभी जो सुपरफिशियल स्किन जो है वो रेड कलर की हो जाती है, बहुत पेनफुल है, लेकिन स्कारिंग इसमें नहीं मिलेगी, ब्लिस्टर नहीं मिलेंगे, स्कारिंग और ब्लिस्टर नहीं मिलेंगे। सेकेंड डिग्री पर, सेकेंड डिग्री बर्न, अब सेकेंड डिग्री बर्न जो है वो डर्मो एपिडर्मल आता है, यानी डर्मिस को भी इन्वॉल्व कर रहा है और एपिडर्मिस को भी।
मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ चुके होंगे इसको ना। सेकेंड डिग्री बर्न जो है वो डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों को इन्वॉल्व करता है। तो जो कलर होता है वो डार्क रेड कलर की जो स्किन है उसका अपीयरेंस होता है, डार्क रेड कलर का। ये भी बहुत पेनफुल होता है। और यहाँ पे ब्लिस्टर्स मिलेंगे आपको, यानी विजाइकेशन जिसको हम कहते हैं, ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। हीलिंग होती है यूजुअली 3 वीक्स में, 3 हफ्ते में हीलिंग जो है वो कंप्लीट होती है। लेकिन यहाँ पे जो हीलिंग होगी, जब ब्लिस्टर फॉर्मेशन होंगे, ब्लिस्टर्स रिमूव होंगे, तो उसके बाद नई स्किन आएगी। यहाँ पे स्कारिंग होती है, यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होता है, स्कार फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। अब अगर मान लीजिए स्काल्ड है, स्काल्ड यहाँ पे भी स्काल्ड की वजह से सेकंड डिग्री बर्न हो सकता है अगर टेम्परेचर जो मॉइस्ट हीट है या जो मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, उसका टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है तो स्काल्डिंग में भी सेकंड डिग्री बर्न होगा, फ्लश बर्न में भी होगा, केमिकल्स की वजह से भी होता है सेकंड डिग्री बर्न। और मेडिको लीगली अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से ग्रीवियस इंजरी में आती है सेकेंड डिग्री बर्न। थर्ड जो है थर्ड डिग्री बर्न, अब ये डर्मिस के बाद डीपर टू द डर्मिस, यानी डीप बर्न जो है वो थर्ड डिग्री बर्न में आ रहा है। डीप टू डर्मिस। अब ये डर्मिस और एपिडर्मिस को हटा दीजिए, वेरी डीप चले जाइए। तो अब जब डर्मिस भी खत्म हो गई, एपिडर्मिस भी खत्म हो गई, तो कलर किस तरीके का होगा वहां पे, अपीयरेंस किस तरीके की होगी। अब वो अलग अलग तरीके से, व्हाइट भी हो सकता है, डिग्री ऑफ पेनेट्रेशन पे डिपेंड करता है, ग्रे कलर का भी हो सकता है, ब्लैक जिसको हम चारिंग कहते हैं, अगर मान लीजिए बहुत डीप है तो ब्लैक कलर की अपीयरेंस वहां पे आपको देखने को मिल सकती है, अगर बोन तक पेनिट्रेट कर गया है ना। तो चारिंग भी आपको देखने को मिल सकती है अपीयरेंस में। अब बताइए कि यहाँ पे पेन होगा, पेनलेस। पेनलेस, थर्ड डिग्री नहीं में होगा। पेनलेस। अगर मान लीजिए चारिंग हो गई, यानी बोन तक का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो नर्व एंडिंग्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जब नर्व एंडिंग खत्म हो गई तो वहां पे सेंसेशन ही खत्म। तो यूजुअली थर्ड डिग्री बर्न को पेनलेस बर्न कहा जाता है ना। अब ब्लिस्टर्स यहाँ पे रेयरली पाए जाते हैं। ब्लिस्टर्स जो है मे और मे नॉट बी सीन लिखा हुआ है, लेकिन रेयर है। थर्ड डिग्री बर्न में जब पूरा सुपरफिशियल स्किन ही खत्म हो गई तो ब्लिस्टर्स कहाँ देखने को मिलेंगे। स्किन का अपीयरेंस कैसा होगा, ड्राई एंड लेदरी स्किन नहीं, बल्कि जो अफेक्टेड पार्ट है, ड्राई एंड लेदरी कलर का। अब हीलिंग टाइम कितना लगेगा, हीलिंग टाइम ये वेरिएबल होता है, बेस्ड ऑन द एरिया का इन्वॉल्वमेंट कितना है उसी के हिसाब से हीलिंग टाइम भी वेरिएबल होता है। और अगर मान लीजिए बहुत लार्ज एरिया अफेक्टेड है तो वहां पे स्किन ग्राफ्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। स्कार फॉर्मेशन डेफिनेटली यहाँ पे होगा, हीलिंग हो रही है तो स्कार फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। और किसकी वजह से ये हो सकती है, अगर काज की हम बात करें तो केमिकल है, इलेक्ट्रिक बर्न है, हॉट लिक्विड है, फ्लेम है, किसी की भी वजह से थर्ड डिग्री बर्न। अगर डिग्री ऑफ एक्सपोजर या टाइम की बात करें तो काफी देर तक अगर है ड्यूरेशन, और डिग्री ऑफ एक्सपोजर अगर वो ज्यादा देर तक है तो थर्ड डिग्री बर्न हो सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें। अब जब साइज को हम असेस करते हैं, साइज को असेस हम करते हैं कि कितना बॉडी सरफेस इन्वॉल्व हुआ होगा, तो एक चीज आप सब जानते होंगे कैसे असेस करते हैं कि कितना एरिया जो है इन्वॉल्व हुआ है। रूल ऑफ 9 के साथ। रूल ऑफ नाइन या वायलेस रूल भी इसको हम कहते हैं, सिंपल है ना, वायलेस रूल ऑफ नाइन। तो बेसिकली यही है कि 1% जो वो पेरिनियम के लिए, 9% हेड एंड नेक के लिए। इसके बाद अगर हम ट्रंक, ट्रंक में देखिए, ट्रंक में चेस्ट का पार्ट भी आएगा, एब्डोमेन का पार्ट भी आएगा। अगर दोनों को आप अलग अलग कर रहे हैं तो चेस्ट को 9% दे दीजिए, एब्डोमेन को 9% दे दीजिए, एज ए होल 18% फ्रंट और 18% बैक, पूरा है ना। और अपर लिम्ब है तो 9% है, पूरा अपर लिम्ब अगर इन्वॉल्व है तो 9% है। और लोअर लिम्ब में एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों तरीके से किया गया, लोअर लिम्ब एंटीरियरली अगर इन्वॉल्व है तो 9%, पोस्टीरियरली इन्वॉल्व है तो भी 9%। तो इस तरीके से इसका। अब एक चीज और इसमें एक और रूल को याद रखिएगा, ये एडल्ट्स के लिए है, उसको कहते हैं रूल ऑफ पाम्स, रूल ऑफ पाम्स। अब ये जो पेशेंट का पाम है ना, पूरी फिंगर्स को लेके पेशेंट का उसको जनरली या रफली जो है 1% माना जाता है उसके टोटल बॉडी सरफेस एरिया का, 1% टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो पाम होता है, फिंगर्स के साथ, पाम को पूरी फिंगर्स के साथ अगर ले लीजिए
तो किसी भी पर्सन का पाम है तो वो उसकी बॉडी सरफेस का 1% होता है। अब इसको कैसे यूज करते हैं? अगर मान लीजिए कि ना स्मॉल बर्न है, स्मॉल बर्न है, सरफेस एरिया अगर टोटल जो मान के चले रफली तो लेस देन 15% टोटल बॉडी सरफेस एरिया का बर्न है ना? तो यहाँ पे पाम को यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं टू एस्टिमेट स्मॉल बर्न। इसके अलावा अब देखिए ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। कंफ्यूजन होगा अगर इस तरीके के क्वेश्चन में किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं दे दूं कि रूल ऑफ पाम इज यूज्ड टू एस्टिमेट स्मॉल बर्न लेस देन 15% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ये भी सही है, स्टेटमेंट वन। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड फॉर वेरी लार्ज बर्न मोर देन 85% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अब यहाँ पे देखिएगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही है अपनी जगह पे। ये जो है दोनों ही स्मॉल बर्न, स्मॉल सरफेस एरिया लेस देन 15% बॉडी सरफेस एरिया, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और वेरी लार्ज सरफेस एरिया है, मोर देन 85% अगर बर्न है तो क्या करते हैं, फर्क क्या है? तो यहाँ पे जो बर्न एरिया था इसको असेस करते हैं रूल ऑफ पाम से, कि देख लेते हैं, पाम को रख के चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई कितना परसेंट का बर्न हुआ होगा। अगर हल्का फुल्का लोकलाइज्ड बर्न है, 15% से कम का है, और अगर 85% से ज्यादा बॉडी जल चुकी है, अब यहाँ पे रूल ऑफ पाम को कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं कितना परसेंट बॉडी सरफेस एरिया बचा है। जो बर्न है उसको तो छोड़ देंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा मतलब मोस्टली बॉडी तो जल चुकी है। अब जो बचा हुआ सरफेस है सिर्फ उसको देखना है कितना बचा है, तो उसके लिए भी फिर रूल ऑफ पाम को इस्तेमाल करते हैं। पाम को रख के चेक कर लेते हैं कि हाँ दो तीन जगह अगर पूरा पूरा पाम बैठ गया तो हाँ चलिए भाई 3-4% बच गई है बॉडी, है ना? तो दोनों तरीके से दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह पे करेक्ट रहेंगे। बस फर्क क्या है, स्मॉल बर्न में जो बर्न का एरिया है उसको देखते हैं पाम के रूल से, और लार्ज बर्न में क्या देखते हैं कि कितना हिस्सा जो अनबर्न्ड है, यानी कितना बच गया है जलने से, उसको रूल ऑफ पाम से लगा के देखते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा, है ना? तो ये दो रूल्स हैं यूजुअली इस्तेमाल। अब इसमें यहीं पे, क्योंकि आप लोग ये बताइए कि फ्लूइड ऑफ रिसक्सिटेशन कह लीजिए या फ्लूइड ऑफ चॉइस कह लीजिए, बर्न में रिसक्सिटेट करने के लिए पेशेंट्स को कौन सा फ्लूइड हम यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट फिर आरएल। कहाँ पड़ा? अब देखिए ये कंफ्यूजन वाली चीज आ गई। अब हार्टमैन सॉल्यूशन का नाम सुना है? जी सर। ये नहीं लिखा है बुक में? चार तो सर यही लिखा है हार्टमैन सॉल्यूशन। हार्टमैन अब मैं बताऊं, रिंगल लैक्टेट जिसने कहा है वो सही है, लेकिन भाई उसके लिए आपको यूएसए जाना पड़ेगा, है ना? तो यूएसए और कनाडा में जो चॉइस है वो रिंगर्स लैक्टेट है। इंडिया के लिए जो चॉइस ऑफ फ्लूइड है वो हार्टमैन सॉल्यूशन है। जिन्होंने रिंगर्स लैक्टेट वो भी सही है, ठीक है, लेकिन इंडिया में हार्टमैन सॉल्यूशन जो है ये यूज होता है। हार्टमैन सॉल्यूशन ये यूज। अब फार्मूला है कैसे हम असेस करते हैं कि कितना हमें फ्लूइड देना है, तो फार्मूला मैं नहीं बताऊंगा, हमें मैथ नहीं पढ़ना है, बस उसका नाम याद रख लीजिए। एक तो पार्कलैंड फार्मूला है। हाँ, आप लोग उसमें अपने सार्प में देख लीजिएगा, वहां पे दिया हुआ है ना? पार्कलैंड फार्मूला, दूसरा म्यूर एंड बार्कले फार्मूला, कि कितना फ्लूइड चाहिए उसके लिए ये फार्मूला यूज होता है। थर्ड जो है वो ब्रूक फार्मूला। ठीक, ये तीन फार्मूलेज हैं जिनसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो पार्कलैंड फार्मूला है जो फ्लूइड है यानी रिंगर्स लैक्टेट या हार्टमैन सॉल्यूशन जो भी देना है किस तरीके से देना है ना, तो ये पूरा बताता है। फर्स्ट 24 आवर्स में कैसे हमें यूज करना है, फिर अगले 8 आवर्स में कैसे यूज करना है, या फिर अगले 16 आवर्स में कैसे यूज करना है, ये पार्कलैंड फार्मूला है ना? इसी तरीके से म्यूर एंड बार्कले फार्मूला जो है ये क्या बताता है कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड दैट नीड्स टू बी इन्फ्यूज ड्यूरिंग द फर्स्ट 36 आवर्स।
म्यूरर बार्कले फार्मूला जो कहता है कि इनिशियल 36 आवर्स में कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन्फ्यूजन करना है रिसैसिटेशन के लिए, वो म्यूरर बार्कले फार्मूला ब्रूक फार्मूला है, रिंगर्स लैक्टेट के लिए यूजुअली यूज किया जाता है। साथ में इसमें जो है कोलाइड्स का भी यूज करते हैं ना। तो बेसिकली ये तीनों क्या है, ये फ्लूइड अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितना हमें इन्फ्यूज करना है उसके कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूले यूज होते हैं। और फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर रिसैसिटेशन इन इंडिया इज हार्टमैन सोल्यूशन। ठीक, तो इतना याद होना चाहिए हमें। अब आइए बर्न के बाद क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, इस एटीट्यूड को देखने से पहले काज ऑफ डेथ देख लेते हैं कि क्यों होगी, कैसे होगी। बर्न के पेशेंट में काज ऑफ डेथ कैसे होगी। तो प्राइमरी जो इमीडिएट काज होता है बर्न के पेशेंट्स में ना, एक इमीडिएट और एक डिलेड। इमीडिएट काजेज में क्या क्या हो सकते हैं काज ऑफ डेथ में। पहला जो काज होता है जिसको हम कहते हैं सर प्राइमरी और न्यूरोजेनिक शॉक। प्राइमरी और न्यूरोजेनिक शॉक। और ये जो न्यूरोजेनिक शॉक या प्राइमरी शॉक जो होता है बेसिकली किस वजह से होता है, ड्यू टू पेन और फ्राइट। बहुत इंटेंस पेन है, जब बहुत ज्यादा डर गए, उसकी वजह से ये शॉक जो है इमीडिएट काजेज में आता है और मोस्टली डेथ का काज होता है। सेकेंड चीज जो होती है इमीडिएट काजेज में ही, दैट इज एस्फिक्सिया। अब मान लीजिए किसी घर में आग लग गई और कोई रूम में फंसा हुआ है, तो सफोकेशन की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो मेनली किन वजह से सफोकेशन होगा, ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या साइनाइड गैस, है ना। और ये बर्निंग की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। अब जिसमें, अब ये आप कहेंगे साइनाइड गैस कहाँ से आ गई। तो अब आज के प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखिए कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे पेंटिंग ना होती हो। तो पेंट्स में जो होते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उसमें, लाइक पॉलीयूरेथेन होता है या वूल या नाइलॉन है, उसमें भी होते हैं। तो अगर वो बर्न होगा तो वहां से साइनाइड गैस निकलती है ना। बाकी और चीजें बर्न हो रही हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, इनके इनहेलेशन से सफोकेशन होगा और सफोकेशन क्या काज करेगा, एस्फिक्सिया काज करेगा। तो इसकी वजह से भी डेथ होगी। और एक तरीके से हम बात करें कि जब आपसे कोई पूछे एस्फिक्सिया या सफोकेशन बर्न के पेशेंट में, ये तीन गैसेस हैं लेकिन इनमें से मोस्ट कॉमनली जो है किसकी वजह से डेथ होगी, इन तीनों गैस में भी आपको अगर कोई गैस पहले नंबर पे रखो, पहले कार्बन नंबर पे मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी गुड, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड मोस्ट ऑफ द डेथ जो है इसी की वजह से होती है। क्यों, क्योंकि जब ये सर्कुलेशन में जाता है तो ये क्या बनाता है, COHB। COHB अगर आप इसको देखेंगे और ये मोर देन 50% अगर मिल रहा है किसी की बॉडी में, दैट मीन्स कि इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इसी की वजह से डेथ हुई है। इसके बाद थर्ड जो आता है वो स्मोक की वजह से, इमीडिएट काज में स्मोक, इसकी वजह से भी, या फिर हीट इंड्यूस्ड या स्मोक इंड्यूस्ड लैरिंजोस्पाज्म है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इनिशियली ये प्राइमरी या न्यूरोजेनिक शॉक या एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया में भी कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब सेकेंड या डिलेड काज, सेकेंडरी या डिलेड काज, इसमें क्या क्या आएंगे। अब इसमें सेकेंडरी काज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया की वजह से क्या होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। या फिर जिसको हम कहते हैं एक चीज और, सेकेंडरी शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक या सेकेंडरी शॉक हो सकता है। और ये ज्यादातर जो डेथ होती है विद इन 24 to 48 आवर्स। और किस वजह से हो रही है, ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड ना, विद इन 24 to 48 आवर्स ये डेथ होती है। और ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड, प्रोटीन का लॉस हो गया, क्योंकि बर्न के पेशेंट में हमने बताया प्रोटीन कोagulate होती है, कोagulative टाइप की नेक्रोसिस है। तो उसकी वजह से है ना, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा, सेकेंडरी शॉक में पेशेंट चला गया, उसकी डेथ हो गई। या हाइपोवोलेमिक में सीधे सीधे क्या हुआ, फ्लूइड जो है वो कम पड़ गया बॉडी में,
कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं हो पाया। ठीक, तो डिलेड काज में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है या सेकेंडरी शॉक। 24 to 48 आवर्स में ये होता है। सेकंड चीज, एक्यूट एडिमा ऑफ ग्लॉटिस, ये डिलेड काज में है। एक्यूट एडिमा ऑफ ग्लॉटिस। अब मान लीजिए कोई हार्ट गैस है ना, हार्ट गैस है या इरिटेंट टाइप का स्मोक है, तो उसकी वजह से ग्लॉटिस का एडिमा हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि पल्मोनरी एडिमा हो। जिसकी वजह से क्या होगा, जब ग्लॉटिस का एडिमा होगा तो एयर एंट्री नहीं होगी, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, या फिर न्यूमोनिया या आरडीएस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, और इसमें जो डेथ होती है विद इन 3 डेज, विद इन 3 डेज होती है। थर्ड जो होता है टॉक्सीमिया, टॉक्सीमिया ना। अब टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, बर्न सरफेस था वहां से अब्जॉर्ब हुए और उसके बाद डेथ हो गई। तो यूजुअली टॉक्सीमिया से जो डेथ होती है वो 3 to 4 डेज में होती है, 3 से 4 दिन में होती है। अब ये सारी चीजें तो है। डिलेड काज का मोस्ट इंपॉर्टेंट काज क्या है, अब आ रहा है, बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ डिलेड काज ऑफ डेथ इन बर्न के पेशेंट। इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में जिसको सेप्टिसिमिया। हम कह सेप्सिस। सकते हैं सेप्सिस, है सिक ना। शॉक। सेप्सिस। वेरी गुड, सेप्सिस, जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक डेवलप हो सकता है। और ये भी 4 से 5 दिन लेता है या उससे ज्यादा भी लेता है। बर्न के बाद जो है सेप्टिसीमिया या सेप्टिक शॉक की वजह से डेथ होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिलेड काज ऑफ डेथ इन बर्न पेशेंट। और आमतौर से जो सेप्टिसीमिया डेवलप होती है बर्न के वुंड की वजह से, जो वहां पे जो इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर कोई बर्न सरफेस है तो उस पर ड्रेसिंग नहीं की जाती, उसको ओपन रखा जाता है ना। और वहां पे अगर मान लीजिए वुंड इन्फेक्शन हो गया, स्यूडोमोनास बहुत कॉमन है, या दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, निमोनिया है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया कैथेटर कैथेटर की वजह से ना, या आईवी लाइन जो मेंटेन की गई थी वो इन्फेक्टेड हो गई, तो इन तमाम चीजों से सेप्टिसीमिया हो सकता है, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज। तो ये सारे काज थे। अब आइए इस एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है प्यूजिलिस्टिक, या कुछ लोग प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड। जी को चाहे जी पढ़िए चाहे गा पढ़िए, आपकी मर्जी, है ना। तो ये फाइंडिंग में, अब पोस्टमार्टम फाइंडिंग की हम बात कर रहे हैं। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में एक्सटर्नली क्या होगा, स्किन पूरी तरीके से, अगर मान लीजिए कि डेथ का पेशेंट है तो सुपरफिशियल बर्न से उसकी डेथ रेयर है ना। डीप बर्न से होगी, स्किन पूरी तरीके से चार्ड होगी ना, जो डीपर पार्ट्स हैं स्किन बॉडी के वो एक्सपोज होंगे, वो दिखेंगे, स्किन जो ब्लैक कलर की हो जाएगी। ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी एक्सटर्नली, दैट इज प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड, या जिसको हम कहते हैं बॉक्सिंग एटीट्यूड। बॉक्सिंग एटीट्यूड भी इसको कहते हैं, इसको हम फेंसिंग और डिफेंस, फैंसी। है ना, फेंसिंग या डिफेंस एटीट्यूड भी कहते हैं। बेसिकली ये जो होता है, ये जो प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड है, ठीक है, ये दिखता तो है, लेकिन इसकी कोई मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस नहीं है। मेडिको, क्योंकि चाहे एंटीमार्टम बर्न हो या पोस्टमार्टम बर्न हो, ये एटीट्यूड देखने को मिल जाए। कोई भी बॉडी है ना, जलने के बाद क्या होगा, जब इंटेंस हीट उसको मिलेगी तो प्रोटीन क्या होगी, कोआगुलेट होगी। प्रोटीन कोआगुलेट होगी तो मसल्स जो होंगी वो शार्ट हो जाएंगी, मसल जो है कंट्रैक्ट करेंगे, शार्ट हो जाएंगी, प्रोटीन कोआगुलेट होगी। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो एंटीमार्टम डेथ हो या पोस्टमार्टम डेथ हो, दोनों में ही ये फेनोमेना पाया जाता है। और ड्यू टू बेसिकली हीट की वजह, इंटेंस हीट वहां पे होती है, उसकी वजह से प्रोटीन जो है वो कोagulate हो जाती है, और पेशेंट जो है एक स्पेसिफिक टाइप का, या जो डिजीज पर्सन है, पोस्चर जो है उसका मेंटेन हो जाता है, जिसको हम प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड या बॉक्सिंग फेंसिंग जो भी कह लीजिए, इस तरीके का एटीट्यूड आपको देखने को मिल सकता है। ये दोनों तरीके में मिलेगा, चाहे एंटीमार्टम डेथ हो या पोस्टमार्टम की डेथ हो। तो इसकी कोई मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस नहीं कि इसको देखने के बाद आप बता दें कि ये आदमी जलने से पहले जिंदा था या मुर्दा था, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। अब मान लीजिए इसी फिनोमेना का थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्जन लेके आते हैं। एक्सट्रीम वर्जन ना, मान लीजिए किसी को जलाया जा रहा था, फ्यूनेरल हो रहा था, उसको अ, शमशान घाट पे जलाया जाए, वहां पे अब क्योंकि बॉडी बीच में रखी है तो चारों तरफ से लकड़ियां सब जल रही है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नली ये तो एटीट्यूड मिल ही रहा है, इंटरनली भी कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं ना।
इंटरनली, और साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं, है ना, वो भी कंट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे तो इस तरीके का एटीट्यूड है, लेकिन फ्यूनेरल्स में क्या होता है, इतनी ज्यादा हीट मिलती है कि जो पर्सन होता है, जो डिजीज पर जिसका फ्यूनेरल हो रहा है, वो एक तरीके से ऐसे हो जाता है, उठ के बैठ जाता है। तो उसको कहा जाता है सिट अप एंड बेग एटीट्यूड। आपने रोड क्रॉसिंग पे देखा होगा ना, लोग बैठ के जो भीख मांगते हुए दिखते हैं, वही वाला एटीट्यूड, सिट अप एंड बेग एटीट्यूड देखने को मिलता है। ओपन एयर में जब क्रिमेशन किया जाता है, बहुत इंटेंस हीट होती है, तो इस तरीके का भी देखने को मिल सकता है। वो भी प्यूगिलिस्टिक एटीट्यूड में ही आता है, सिट अप एंड बेग एटीट्यूड भी होता है। अब सेकंड चीज जो है हीट रप्चर। अब हीट रप्चर भी है, मेडिको लीगली इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। होता क्या है, बहुत ज्यादा अगर हीट का बहुत देर तक एक्सपोजर है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हीट, तो उसकी वजह से स्किन में जगह जगह जो है ना, स्किन स्प्लिट हो जाती है। एक तरीके से वो रिजेंबल करने लगती है किससे, स्प्लिट लेसिरेशन से। स्किन स्प्लिट हो जाती है, फट जाती है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा। हाँ, बहुत ज्यादा देर तक अगर हीट मिल रही है, तो स्किन जो है वो रप्चर हो जाती है। तो उसी को कहा जाता है हीट रप्चर ना। एक तरीके से ये साइमुलेट करती है किससे, कभी लेसरेटेड वूंड से, कभी इंसाइड वूंड से होती है। लेकिन फर्क क्या है, ये भी नहीं बता सकती कि एंटीमार्टम हीट रप्चर है या पोस्टमार्टम हीट रप्चर है। तो इनका कोई मेडिको लीगली इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन ये देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है, थाइस पे, जॉइंट्स पे, या स्काल्प पे, आपको ये चीजें देखने को, हीट रप्चर भी देखने को मिल सकता है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, हीट हिमेटोमा ना। ये एक बहुत वाइटल साइन है, हीट की वजह से अगर डेथ हो रही है, हीट हिमेटोमा। और ये हीट हिमेटोमा कहाँ पे डेवलप होगा, स्कल में। और इसका अपीयरेंस जो होता है जस्ट लाइक एपिड्यूरल हिमेटोमा। एपिड्यूरल हिमेटोमा, है ना। 100 to 120 ml ब्लड होता है, और बेसिकली जो है, जो वेनस साइनसेस होते हैं, डेप्लाइक वेन्स होती हैं, उनकी वजह से वहां से ब्लड इफ्यूज होके पूरा एक अबाउट 1.5 सेंटीमीटर का हिमेटोमा बन जाता है। तो स्कल में बनता है एपिड्यूरल हिमेटोमा, हीट की वजह से, इंटेंस हीट की वजह से। और साथ ही साथ हमें स्कल बोन जो है वो, उसका फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है ना। स्कल बोन का फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है। ब्रेन कैसा होगा, ब्रेन जो है कंजेस्टेड, स्वेलन, है ना, बहुत ज्यादा उसमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। और जो जाइरस होते हैं, जायराई जिनको हम कहते हैं, उनकी फ्लैटनिंग भी देखने को मिला, और बहुत वाइड वो हो जाएंगे, है ना। नेक, नेक में भी जो टंग है, रूट ऑफ द टंग है, वहां पे हेमरेज, यहाँ पे हेमरेज देखने को मिल सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियोल्स। लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंक, अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कार्बन पार्टिकल्स और सूट पार्टिकल्स ये देखने को मिलेंगे हमें। अब ये इनकी जो प्रेजेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन पार्टिकल्स या सूट पार्टिकल अगर ये प्रेजेंट हैं, ये कोई डेड बॉडी है और बर्न का केस है, और ये प्रेजेंट है एग्जामिनेशन के दौरान, तो दिस इज द सेवरेज साइन ऑफ एंटीमॉर्टम बर्न। सेवरेज साइन है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए ट्रैकिया में, लैरिंग्स या ब्रोंकियोल्स में कार्बन पार्टिकल्स या सूट पार्टिकल्स अगर देखने को आपको मिले, दैट मीन्स कि वो पर्सन जलने से पहले, यानी मरने से पहले वो जिंदा था, वो इनहेल कर रहा था, वो इनहेल कर रहा था। तो इसलिए सेवरेज साइन जो है एंटीमॉर्टम बर्न की, वो यही है, कार्बन एंड सूट पार्टिकल्स इन लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकियोल्स, कहीं पे भी मिल सकता है। और किस वजह से ये है, ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ गैसेस, है ना। स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या चीजें देखने को मिलेंगी, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है।
बताइए। स्टमक तक भी कार्बन पार्टिकल्स पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज, स्टमक का अपीयरेंस कैसा होगा? रेड इन कलर होगा। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? देयर में बी अल्सरेशन। अल्सरेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और उस अल्सरेशन को हम क्या नाम देते हैं? उस अल्सर्स को क्या कहा जाता है? कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग। कर करलिंग अल्सर। ठीक। चलिए, करलिंग अल्सर है। एक अल्सर और होता है क्रशिंग अल्सर। ये किस में देखने को मिलता है? कर्लिंग अल्सर बर्न के पेशेंट में देखने को मिलता है। अभी इतनी चीज याद है, बहुत अच्छी बात है। क्रशिंग अल्सर हेड इंजरी। हेड इंजरी में। हाँ, क्रशिंग अल्सर जो होता है वो हेड इंजरी में। अब बताइए इनकी साइट। कर्लिंग जन्म अल्सर में की साइट। कशिंग। हाँ, जन्म कशिंग। कर्लिंग अल्सर की साइट क्या है? स्टमक। स्टमक मत कहिएगा, अब गैस्ट्रिक एंट्रम जो एंट्रल पार्ट होता है। डुडेनम में भी तो होता है ना सर? हाँ, गैस्ट्रिक एंट्रम एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ डुodenum। ठीक। ये तो हो गया कर्लिंग अल्सर का। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, क्रशिंग अल्सर जो होता है यूजुअली जो होता है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डुodenum में देखने को मिलता जी सर। है। फर्स्ट पार्ट ऑफ डुodenum। तो इंपॉर्टेंट साइन ये भी है, कर्लिंग अल्सर भी है, गैस्ट्रिक एंट्रम और फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुodenum में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो स्प्लीन है वो इंलार्ज होगी। लीवर में क्लाउडी स्वेलिंग या फैटी डिजेनरेशन देखने को मिल सकता है। और अगर डेथ जो है डिलेड है तो जॉन्डिस भी देखने को मिल सकती है। किडनीज में नेफ्राइटिस, थ्रोम्बोसिस, इन्फेक्शन, ये सारी चीजें अब मिल सकती है। अब एक चीज और यहीं पे, अगर कोई बॉडी है बहुत हाई टेम्परेचर पे, उसका काफी देर तक एक्सपोजर हो गया है, इस पे हाई टेम्परेचर पे उसका जो एक्सपोजर था दैट इज प्रोलॉन्ग, बहुत देर तक रह गया, तो क्या होगा? जो बॉडी का जो फ्लूइड है वो पूरा का पूरा जो है वेपर फॉर्म में, यानी फ्लूइड जो है वो खत्म हो जाएगा बॉडी से। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो श्राइवल कर जाएंगे, वो सिकुड़ जाएंगे। और सिकुड़ने के बाद एकदम वो हार्ड हो जाते हैं। एकदम वो हार्ड हार्ड एंड फर्म, है ना? और हीट की वजह से वो कुक हो जाते हैं। थोड़ा बहुत वो हीट की वजह से एक तरीके से कह लीजिए कि पक गया वो। तो इसको कहा जाता है पपेट आर्गन। पपेट आर्गन, है ना? जब वो कुक हो जाए बहुत ज्यादा देर तक, एक्सटर्नल टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पर अगर एक्सपोजर है बॉडी का, तो एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनली जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी श्राइवल कर जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, कुक्ड हो जाते हैं। तो उनको कहा जाता है पपेट आर्गन्स, ना, पपेट आर्गन्स। ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आइए स्काल्ड, ना, बाकी तो, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उतने रिलेवेंसी नहीं है। स्काल्ड, यानी स्काल्ड किसकी वजह से हो रहा है? ये भी एक फॉर्म है थर्मल इंजरी का, विच रिजल्ट्स फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड और मॉइस्ट हीट, है ना? लिक्विड और मॉइस्ट हीट की वजह से अगर इंजरी प्रोड्यूस हो रही है, थर्मल इंजरी, तो उसको हम कहते हैं स्काल्ड। एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का लिक्विड है या स्टीम है, तो उसकी वजह से स्काल्ड प्रोड्यूस होगा, है ना? अब स्काल्ड की एक खास बात क्या है? स्काल्ड मोस्टली जो होता है, इट इन्वॉल्व्स ओनली द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन मोस्ट ऑफ द केसेस में। सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन इसी को इन्वॉल्व करता है स्काल्ड। और इसका कितनी टाइप होती है? स्काल्ड की कितनी टाइप होती है? 3 टाइप होती है: इमर्शन बर्न, स्प्लश और स्पिल बर्न, और स्टीम बर्न। 3 तरीके का ये बर्न होता है। इमर्शन बर्न, अब इमर्शन बर्न एक्सीडेंटल भी हो सकता है, डेलिब्रेट भी हो सकता है। इमर्शन के माने क्या होता है? डुबाना। डुबाना, है ना? अब ये दोनों तरीके से हो सकता है। डेलिब्रेट भी हो सकता है। कोई आदमी था, मतलब कहते हैं ना, खौलते हुए तेल में गिर गया। अब ये एक्सीडेंटल होगा, लेकिन किसी को जानबूझ के अगर धक्का दे दिया गया, दैट इज डेलिब्रेट, है ना? दोनों तरीके से होता है। हार्ट लिक्विड
अब जब भी लिक्विड की बात हम करेंगे, स्काल्ड की बात करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर ही रहता है। तो ज्यादातर जो है जबान से क्या निकलता है, वाटर। लेकिन लिक्विड की हम बात एज ए जनरल टर्म जब लिया जाता है तो वो लिक्विड कहा जाता है ना। तो ये चीजें इमर्शन बर्न, स्प्लश और स्पिल बर्न आमतौर से ये एक्सीडेंटल होता है। अचानक से थोड़ा सा कोई खौलता हुआ पानी था या ऑयल था, वो किसी के ऊपर चला जाए, दैट इज स्प्लश और स्पिल बर्न। एंड थर्ड जो है स्टीम बर्न। सुपर हीटेड स्टीम है, बहुत ज्यादा प्रेशर से वो पैक थी, अचानक से वो निकली, तो सामने जो अफेक्टेड पार्ट था उसको वो बर्न करती हुई चली जाएगी, है ना। तो ये स्टीम बर्न था। अब एक चीज ये याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द जो इमर्शन या स्प्लश बर्न होता है, इसमें किस चीज से होता है इमर्शन या स्प्लश बर्न जो होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो हॉट वाटर से होता है। हॉट वाटर से होता है। अब दूसरी चीज, एक्सीडेंटल में ही आप अगर बात कर लीजिए, तो बच्चे जो हैं दोनों तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं इमर्शन बर्न में। एक्सीडेंटल भी हो सकता है, उनका डेलिब्रेट भी हो सकता है। चाइल्ड एब्यूज अगर हो रहा है तो वो डेलिब्रेट किया जाता है, मतलब हॉट वाटर का टब था उसमें जबरदस्ती उसको बैठा दिया गया, मोस्टली ऐसा ही किया जाता है। चाइल्ड एब्यूज के केसेस में इस तरीके से देखने को मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि उसको सिट कराया गया किसमें, हॉट बाथिंग टब था, उसमें हॉट वाटर था, उसमें उसको बैठा दिया गया जबरदस्ती, तो स्काल्ड कहाँ पे देखने को मिलेगा, बटॉक्स पे। बटक्स पे, हील्स पे, है ना। हील्स पे और बटक्स पे सबसे कॉमनली वहां पे स्कार्ड देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं इसकी, इसको 3 डिग्री में स्कार्ड को इसकी जो क्लासिफिकेशन है 3 डिग्री, 3 डिग्री में इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला डिग्री जो स्काल्डिंग होती है, जो आमतौर से वेपर की वजह से होती है ना, वेपर्स की, वो एरिथमा और रेडनिंग, है ना, एरिथमा और रेडनिंग। सेकंड जो विजाइकेशन और ब्लिस्टर फॉर्मेशन, है ना। कैपिलरीज की परमिबिलिटी जो होती है वो जब उसे उसके टच में आता है वेपर्स के या हार्ड लिक्विड के, तो कैपिलरीज की जो परमेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से वहां पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है या वेजाइकेशन होता है। और थर्ड जो होता है, अगर मान लीजिए डीपर लेयर है स्किन की वो इन्वॉल्व हो गई, तो नेक्रोसिस भी वहां पे देखने को मिल सकती है ना। तो ये क्या है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है स्काल्ड की। स्काल्ड मतलब कितने डिग्रीज में इसको हम क्लासिफाई करते हैं। और ये स्काल्ड फिर जो है ये टाइप्स था, टाइप ऑफ स्काल्ड, इमर्शन बर्न स्प्लश या स्टिल। अब इनमें से हर एक टाइप जो है उसकी क्लासिफाई आप कर सकती हैं, एरिथमा या रेडनिंग हो सकती है, या वेजाइकेशन या ब्लिस्टर फॉर्मेशन है, और थर्ड जो है वो नेक्रोसिस हो सकती है। और मेडिको लीगल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें स्कार्ड्स में, तो यूजुअली ये स्कार्ड जो होते हैं दे आर यूजुअली एक्सीडेंटल, ज्यादातर उस पे आपको एक्सीडेंटल होंगे, या समटाइम्स, समटाइम्स जो है वो होमिसाइडल भी हो सकते हैं, लेकिन सुसाइडल इंटेंट से ये रेयर होते हैं, वेरी रेयर। स्कार्ड जो होगा वो सुसाइडल नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सीडेंटल होता है। और जो एक्सीडेंट होते हैं दीज आर मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन एंड एल्डरली पीपल। इसमें ये कॉमन है। इसके अलावा इंटेंशन के साथ यानी होमिसाइडल, अगर इंटेंट की हम बात करें, तो खौलता हुआ पानी जो है डोमेस्टिक होमिसाइड में बहुत कॉमन है। एसिड भी फेंका जाता है, और घर पे मान लीजिए किसी साहब का अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया और उन्होंने खौलता पानी या खौलता तेल ही फेंक दिया उनके ऊपर, ये भी हो सकता है अलग सिनेरियो में, है ना। तो बॉइलिंग वाटर या बॉइलिंग लिक्विड में बी थ्रोन इंटेंशनली, है ना। और ये एक पार्ट है कि इसका डोमेस्टिक होमिसाइडल इंटेंट का। और ज्यादातर, अब देखिएगा इसका बुरा मत मानिएगा, बुक में भी लिखा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में विक्टिम कौन होता है, हस्बैंड। मैन। हाँ, हस्बैंड, ये बेचारा फंस जाता है ना। तो ये भी होता है। दूसरा डेलिब्रेट, डेलिब्रेट जो होता है वो जानबूझकर हो गया,
ये चाइल्ड एब्यूज में आता है। डेलिब्रेट अगर है तो डेलिब्रेट स्काल्डिंग जो होती है हॉट वाटर से, ये चाइल्ड एब्यूज का बहुत कॉमन फॉर्म है, चाइल्ड एब्यूज का। बच्चे को जबरदस्ती बैठा दिया जाता है, तो जो एरिया ऑफ स्काल्डिंग है मेनली जो बटक्स होती हैं, और कहाँ पे देखने को, हील को, जो है हील पे भी देखने को मिल सकती है। अब आइए इलेक्ट्रिकल इंजरीज ना, बस इसमें इतना ही था। अब एक साइन का नाम लिख लीजिएगा जिसको हम कहते हैं प्लूरा साइन। प्लूरा साइन। अब ये साइन क्या होती है? अगर मान लीजिए हॉट स्टीम है और उसको क्या कर लिया गया, इनहेल, इफ हॉट स्टीम इज इनहेल्ड, तो जो पैराइटल प्लूरा होगा वो कैसा हो गया, एरिथमेटस हो जाएगा। उसका कलर कैसा होगा, रेड कलर का हो जाएगा, यानी वो एरिथमेटस कलर का हो जाएगा, ठीक है। पैराइटल प्लूरा रेड कलर का हो जाएगा। दूसरी चीज इसमें क्या मिलेगी, जो कास्ट कास्टो डायफ्रामेटिक एंगल्स हैं, कास्टो डायफ्रामेटिक एंगल्स जो होंगे वो किस कलर के, दे अपीयर्स पेल, है ना। ये दोनों फाइंडिंग मिलती है किसमें, अगर हॉट स्टीम को इनहेल किया गया है तो, है ना। और अगर ड्राई हीट से डेथ हो रही है, ड्राई हीट से, तो ये साइन जो होती है वो एब्सेंट होती है, यानी हॉट स्टीम या मॉइस्ट हीट से प्लूरा साइन मिलेगी, ड्राई हीट से प्लूरा साइन जो है वो एब्सेंट होती है। और ये एज ए यूजफुल टेस्ट टू डिफरेंशिएट डेथ ड्यू टू हॉट स्टीम एंड ड्राई एयर, ऑटोप्सी के दौरान ये भी देखा जाता है ना। तो ये प्लूरा साइन थी। अब आइए इलेक्ट्रिकल इंजरीज या जिसको हम इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजरीज में आमतौर से इसकी जो टाइप्स होती हैं वो देखेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल इंजरीज में एसी और डीसी दो तरीके का करंट होता है। इलेक्ट्रोक्यूशन में दो तरीके का करंट है, एसी और डीसी। तो कौन सा करंट जो होता है उसका ज्यादा इफेक्ट आता है, एसी का या एसी। डीसी का? खतरनाक कौन है? एसी। एसी होता है ना, 4 to 5 times मोर डेंजरस देन डीसी डायरेक्ट करंट। अब यहाँ पे इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजरीज के, जिसमें अलग अलग नाम दिया गया। उसमें जो पहला है उसको हम कहते हैं जूल बर्न। राउंड या ओवल या इरेगुलर वाइट कलर का होता है, और सेंटर में वो कोलैप्स होता है। सेंटर में कोलैप्स का मतलब जो उसका बीच वाला हिस्सा होता है वो डिप्रेस्ड होता है ना। वो कैसा होता है, वो डिप्रेस्ड होता है, कोलैप्स ब्लिस्टर टाइप का वो होता है। अप टू 1.5 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है, और जो इसके बॉर्डर्स होते हैं वो रेज्ड होते हैं पूरे चारों तरफ से ना। ये जूल बर्न होता है। और जूल बर्न जो है कहाँ पे पाया जाता है, आमतौर से जो पामर एस्पेक्ट ऑफ हैंड्स है, या यूं कह लीजिए जो एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी है, वहीं पे ये देखने को मिल सकता है। और बनता कैसे है, ब्लिस्टर इसमें बनता कैसे है ना, टिश्यूज की हीटिंग। मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट है, उसको किसी ने पकड़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट है, उसको किसी ने पकड़ लिया, तो वो जो एंट्री वाला पार्ट होता है ना, वहां पे हीटिंग होना शुरू हो जाती है टिश्यूज की इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, और उसको हम इंडोजेनस बर्न भी कहते हैं। और जब वहां से करंट हटा दिया जाता है तो वो जो ब्लिस्टर होता है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और फिर वो कोलैप्स कर जाता है, और वहां पे जो एरिया पूरा होता है एक तरीके से राउंड ओवल डिप्रेस्ड ब्लिस्टर की फॉर्म का हो जाता है, उसको कहा जाता है जूल बर्न ना। उसको क्या कहते हैं, जूल बर्न। कहाँ पे देखने को मिलता है, एक्सपोज पार्ट में, एक्सपोज पार्ट में वो देखने को मिलता है। हम्म, तो जूल बर्न हमें किस में देखने को मिला, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, पहली चीज। सेकेंड चीज आती है इसमें, देखिएगा फ्लश और स्पार्क बर्न। फ्लश और स्पार्क। अब यहाँ पे फ्लश, जैसे फ्लश बर्न वहां पे हो रहा था ड्राई हीट में, वैसे ही यहाँ पे फ्लश या स्पार्क बर्न का मतलब क्या है कि
एक्चुअल में जो वायर कह लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का वायर या जो भी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, बॉडी उसके कांटेक्ट में कभी नहीं आती। उसके बीच में एयर का गैप होता है। स्किन और कंडक्टर का नाम आप ले लीजिए। स्किन एंड कंडक्टर, ये दोनों टच नहीं होते, और जूल बर्न में दोनों का टच होना है। वायर, मान लीजिए वायर में इलेक्ट्रिसिटी थी, तो वो हैंड से टच होनी चाहिए, तब जूल बर्न प्रोड्यूस होगा। फ्लश या स्पार्क बर्न की खासियत ये है कि स्किन कभी भी कंडक्टर के टच में, बीच में गैप होता क्या, कभी कभी स्पार्किंग होती है, आपने देखा होगा वायर्स की। तो उस स्पार्क के नतीजे में, छोटा मोटा स्पार्क है तो कोई असर नहीं आएगा। अगर मान लीजिए बड़ा स्पार्क है, बड़ा स्पार्क है, तो करंट कभी कभी जंप करता है दूर तक, ना, दूर तक वो जंप करता है, तो मे बी जो पास में है ना, उसको भी अफेक्ट कर दे। तो जो आउटर स्किन होती है, उस पे इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है एक स्मॉलर एरिया पे, है, स्मॉलर एरिया पे। तो कूलिंग के बाद क्या होता है कि जो केराटिन होती है स्किन की, वो एक दूसरे से जुड़ के एक हार्ड ब्राउनिश नोड्यूल की शक्ल ले लेती है। तो उसी को कहा जाता है फ्लश या स्पार्क बर्न ना। इसमें जो स्किन और कंडक्टर जो होते हैं, ये दोनों सेपरेट होते हैं, बीच में एयर का गैप होता है। ठीक। अब ये तो नॉर्मल हो गया। अब मान लीजिए कि बहुत हाई वोल्टेज बर्न है, 11,000 33,000 का करंट जो चल रहा है, हाई, वहां पे अगर स्पार्किंग हो रही है, वहां पे स्पार्क, तो करंट जंप ही नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है कि आसपास बहुत सारे लोग हों, तो कई लोगों को वो उसका इफेक्ट है, या कोई सिंगल पर्सन था, तो उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ सकता है। इतना ज्यादा इफेक्ट आ सकता है कि वो जो एरिया होगा जिसको इफेक्ट डालेगा, वो 3rd डिग्री बर्न को साइमुलेट करेगा। ऐसा लगेगा कि 3rd डिग्री बर्न का ये केस हमें देखने को मिल रहा है। और टिपिकली जो बॉडी का एक्सपोज पार्ट होता है, करंट वहीं से एंटर होता है, और पूरी बॉडी जो कैसी हो जाती है, ब्राउन कलर की एकदम हो जाती है, पंच आउट लीजन। स्किन जो हो जाती है एकदम रफ ब्राउन कलर की, ना, जस्ट लाइक क्रोकोडाइल स्किन। तो हाई वोल्टेज स्पार्क बर्न या फ्लश बर्न में क्रोकोडाइल स्किन देखने को मिलती है। कुछ इस तरीके की स्किन हो जाती है, एकदम ब्राउन और रफ। ये स्पार्क बर्न का नतीजा, डायरेक्ट कांटेक्ट का नतीजा नहीं है, स्पार्क बर्न या फ्लश बर्न का नतीजा है। क्रोकोडाइल स्किन अपीयरेंस इसमें देखने को मिल सकती है। ठीक। ये तो फ्लश या स्पार्क बर्न है। फिर आता है करंट पर्ल। करंट पर्ल क्या होता है? अब ये जो इलेक्ट्रोड है, जो कंटैक्ट इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए कोई वायर ही था, तो वायर जहां पे वायर टच हो रहा है बॉडी से, तो वहीं से करंट जो है एंटर करेगा। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि वायर जो होता है वो मेल्ट करता है। तो वो मेल्टिंग के नतीजे में क्या होता है कि वो जहां से एंट्री होती है, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा मोल्टेन मेटल इंजरी के बाद। यानी वो बताता है, करंट पर क्या बताता है कि यहीं से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एंटर हुआ था। इलेक्ट्रिक करंट यहीं से उसकी एंट्री हुई थी। वहीं पे आपको उसका जो इलेक्ट्रोड होगा, उसका थोड़ा सा मोल्टेन फॉर्म में वो मेटल जो होगा वहाँ मिलेगा देखने को। तो दैट इज करंट पर्ल, वो इलेक्ट्रिक करंट की एंट्री को बताता है। एंड लास्ट में बोन पर्ल। क्या है? बोन पर्ल। अब मान लीजिए जो करंट एंटर हो रहा था, उससे हीट भी जनरेट होगी, तो जो कैल्शियम फास्फेट है हड्डियों का, वो उसको क्या करेगी? मेल्ट करेगी, पिघलाएगी। और आमतौर से जब लिम्स का एक्सरे कराया जाता है, तो ये जो कैल्शियम फास्फेट होते हैं, जब ये मेल्ट हो जाते हैं, तो ये एक तरीके से राउंड डेंस व्हाइट फोकाई के उसमें मिलते हैं, राउंड व्हाइट फोकस आपको देखने को मिलेगा बोन्स के नजदीक। तो उसको कहा जाता है बोन पर्ल्स और वैक्स ड्रिपिंग। वैक्स ड्रिपिंग या बोन पर्ल भी इसको कहा जाता है। अब इसमें काज ऑफ डेथ क्या होगा इलेक्ट्रिकल इंजरीज में, अगर लो वोल्टेज करंट है? लो वोल्टेज करंट की वजह से डेथ होती है, तो मोस्ट कॉमन का जो डेथ का होगा वो होगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अगर किसी ने बेसिक लाइफ सपोर्ट पढ़ा होगा, तो उसमें आता है ना ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर।
तो बेसिकली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को ही सही करने के लिए डिफिब्रिलेट किया जाता है, डीसी का करंट दिया जाता है उसको। तो लो वोल्टेज करंट की वजह से मोस्ट कॉमनली जो डेथ होती है ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है। ये मोस्ट कॉमन काज है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है। और इसके अलावा लेस कॉमन काज में जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उनका पैरालिसिस हो जाए, जिसे एस्फिक्सिया हो जाए, उससे डेथ हो सकती है। या बहुत रेयर केसेस में देखा गया कि कभी कभी ब्रेन स्टेम पे डायरेक्ट इफेक्ट हो जाता है, करंट जो है वो पास करता हुआ कहाँ पे पहुंच जाए, हेड एंड नेक में पहुंच जाए, तो डायरेक्टली अगर वो ब्रेन स्टेम को अफेक्ट करता है तो उससे भी डेथ हो सकती है। मोस्ट कॉमनली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा हाई वोल्टेज करंट में, हाई वोल्टेज करंट में क्या क्या हो सकता है? जो इलेक्ट्रोथर्मल इंजरी है उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो रुक जाए, या फिर वेंट्रिकुलर एसिस्टोल, हाई वोल्टेज करंट के नतीजे में इससे डेथ होती है। सेकेंडरी काजेज में अगर डेथ की हम बात करें तो यूजुअली जो होता है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस। अब वो कॉम्प्लिकेशंस में सेप्टिसीमिया ड्यू टू बर्न हो गया, या कुछ मैकेनिकल इंजरी, मान लीजिए कोई पोल पे, इलेक्ट्रिक पोल पे काम कर रहा था, वहां पे उसे झटका लगा, उससे तो बच गया, लेकिन क्या किया वो, वहां से गिर गया, फॉल फ्रॉम हाइट, उसकी वजह से उसकी इंजरी जो प्रोड्यूस हुई उससे उसकी डेथ हो गई। दीज आर सेकेंडरी काजेज ऑफ डेथ, है ना। तो ये सारे हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे, अ, अगर मेडिको लीगल हम बात करें तो डेथ आर यूजुअली एक्सीडेंटल। सुसाइड जो होते हैं इसमें रेयर होते हैं, और होमिसाइड जो है इवन और रेयर होते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पे इलेक्ट्रोक्यूशन जो है एज ए कैपिटल पनिशमेंट यूज किया जाता है। ठीक, अब एक लास्ट है, लाइटनिंग स्ट्रोक। लाइटनिंग स्ट्रोक का मतलब क्या है? बिजली गिरना। बिजली गिरना, बिजली की वजह से ना। तो बिजली, इसमें जो लाइटनिंग बोल्ट होता है इसका जो करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, पहली चीज है ना, वो डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है। और मोर देन 1000 मिलियन वोल्ट का करंट इसमें प्रोड्यूस होता है एक बार लाइटनिंग में ना। 1000 मिलियन वोल्ट से ज्यादा का करंट जो है प्रोड्यूस होता है ग्राउंड पे, जब वो एक बार बिजली आके स्ट्राइक करती है ना। तो अब अगर मान लीजिए कि लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, तो इंडिविजुअल पे अगर हो रही है तो या तो वो किल हो जाएगा एट द स्पॉट, या उसको बहुत सीवियर इंजरी हो जाएगी, है ना। या फिर एक साइड फ्लश भी हो सकता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नतीजे में कंडक्शन हो और उसको थोड़ा सा ही बस फ्लश हो और बाकी वो बच जाए। आमतौर से इसमें जो डेथ होती है ड्यू टू कास्ट बाई, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज करंट है, तो ड्यू टू कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट। इसमें जो काम की चीज है ना, वो ये है कि लाइटनिंग स्ट्रोक में क्या पाया जाता है, बस यही चीज है, लाइटनिंग स्ट्रोक में क्या पाया जाता है। तो बेसिकली उसको हम कहते हैं लिचनबर्ग फ्लावर्स या आर्बोरेसेंट मार्किंग ना। और यही चीज है, इसका ये नाम है। ये देखने को कहाँ पे मिलता है? बॉडी सरफेस पे इस तरीके की आपको ना अलग अलग पैटर्न में लाइक ब्रांचिंग देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं फर्न लाइक पैटर्न भी हम कहते हैं। फर्न लाइक पैटर्न ना। अगर मान लीजिए ये जो फर्निंग हो रही है, फर्निंग जो हो रही है, तो बेसिकली ये बताती है कि यहीं से जो है करंट जो है वो एंटर हुआ था, है ना, यहीं से करंट जो है एंटर हुआ था। अब मान लीजिए फर्निंग है, वो जो पर्सन है वो सरवाइव कर गया, तो यूजुअली जो फर्निंग होती है ये 24 से 48 घंटे में ये डिसअपियर हो जाती है। 24 to 48 आवर्स में अगर पर्सन सरवाइव कर गया तो ये जो ब्रांचिंग है ये डिसअपियर हो जाती है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक नहीं पता है कि कैसे ये होती है ना। आमतौर से ये माना जाता है कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं ये अलोंग द सुपरफिशियल वास्कुलेचर, जो सुपरफिशियल वेसल्स है उसके साथ जो है वो ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से ये मार्किंग डेवलप हो जाती है। लेकिन पता नहीं, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है ना। तो इसका ये सब नाम है, लिचनबर्ग फ्लावर है, अर्बोरेसेंट मार्किंग्स है, फर्निंग है या फर्न पैटर्न है, इसको भी कहते हैं फिदरिंग भी कहते हैं, फिलिग्री बर्न भी इसी को कहते हैं। ये सारे इसके नाम है, फिलिग्री बर्न वगैरह हैं।
ठीक। तो बस लाइटनिंग बर्न की यही कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग भी है लाइटनिंग स्ट्रोक में, इससे ज्यादा कुछ जानना नहीं है। और इसमें तो कुछ जानना ही नहीं, लाइटनिंग स्ट्रोक जो होता है वो एक्सीडेंटल ही होता है, ना तो सुसाइडल है ना तो होमिसाइडल है। ठीक। तो ये जो थर्मल इंजरीज है इसका पार्ट कंप्लीट।